मेट्रो मुंबई। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। गुरुवार को महानगर गैस ने सीएनजी के भाव 7 रुपए प्रति किलो से बढ़ाए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी आज। ब्याज के दर में कोई बढ़ोतरी नहीं। भारत की जीडीपी में 8% से कम वृद्धि की गुंजाइश। क्रूज के भाव में असामान्य बढ़ोतरी का असर। एलआईसी का आईपीओ हो सकता है मई के पहले हफ्ते में। श्रीलंका में अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। अब डॉलर का भाव 310 श्रीलंका रुपया। नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मेट्रो मनी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई, आपका सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल। दोस्तों, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के निर्णय आ रहे हैं। आज सुबह से 10 बजे से आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो लाइव हैं और काफी कुछ निर्णय उन्होंने अनाउंस किए हैं। उसके बारे में हम आपको बताते हैं कुछ ही क्षणों में। कमलेश जी आए हैं, राजकुमार जी आए हैं, तो प्लीज उन्हें जोड़ा जाए स्क्रीन पे और फिर आज की चर्चा शुरू करते हैं। राजकुमार जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जी ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते कमलेश सर जी, नमस्ते सर। चलिए, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आज, तो शुक्र है टेक्निकल टीम का कि आज हम आपकी बात सुन पाएंगे। कमलेश जी नमस्कार, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेट्रो मनी में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग निखिल जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? बस देखिए, आरबीआई गवर्नर अच्छी खबरें भी दे रहे हैं, थोड़ी ऐसी भी खबर दे रही है जो शायद बहुत अच्छी नहीं है। जल्दी में संक्षेप में बता दूं आज क्या क्या डिसीजन उन्होंने अनाउंस किए हैं। बैंक रेट में कोई फर्क नहीं है, 4.25% ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि ब्याज के दर में ना तो कोई घटौती है ना बढ़ोतरी है। कुछ एनालिस्ट के हिसाब से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी इन्फ्लेशन को रेन इन करने के लिए। कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन का दर है वो जैसा है वैसा रहेगा नहीं, तेल के भाव को देख के। लेकिन आरबीआई ने अभी तक मेरे ख्याल से डोविश टू न्यूट्रल स्टैंड अडॉप्ट किया है। नो चेंज इन बैंक रेट। रेपो रेट में कोई फर्क नहीं है। रिवर्स रेपो में उन्होंने 40 पैसा यानी 0.40% की बढ़ोतरी की है रिवर्स रेपो में, लिक्विडिटी के कारण। तो आप कमलेश जी, शायद राजकुमार जी, आप इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्यों ऐसा होता है वो आप इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। आरबीआई के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो FY23 यानी करंट ईयर में 5.7% रहेगा। आई हैव माई होल्ड कंप्लीट डाउट ऑन दैट, लेकिन ये आरबीआई का अनुमान है। कह रहे हैं कि अप्रैल से जून के बीच में जो महंगाई का दर रहेगा वो 6.3% रहेगा। जुलाई सितंबर में 5%, अक्टूबर दिसंबर में 5.4% और जनवरी मार्च में 5.1%। इसका एक आधार है कि डॉलर, माफ कीजिए, तेल जो है वो $100 के पार नहीं जाएगा। यानी ये अजम्पशन जो है इज बेस्ड ऑन $100 पर बैरल प्राइसिंग। यानी अगर $100 के ऊपर चला गया तो ये जो इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो दर है
इसमें बड़ा ही फर्क आ सकता है। तो हम तो यही सोचते हैं कि शायद ऑप्टिमिस्टिक एक गवर्नमेंट का, एक आरबीआई का एक अनुमान है, लेकिन हम उनको उसको देख के अभी चर्चा करेंगे कुछ मिनटों में। जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अप्रैल से जून 22 पहले क्वार्टर में 16.2%, और ये स्वाभाविक है क्योंकि अप्रैल जून 2021 में ओमिक्रॉन था, 2 महीना हमारा अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप थी। तो दिस इज ईयर ऑन ईयर फिगर्स, तो ईयर ऑन ईयर में ज्यादा हमें इसमें देखने की जरूरत है। 16.2%, आगे चल के गिरता है। जुलाई से सितंबर में दिख रहा है 5%, अक्टूबर दिसंबर 5%, माफ कीजिएगा मैं दूसरों को देख रहा था, माफ कीजिए, जुलाई सितंबर दे आर लुकिंग एट 6.2%, 4.1% अक्टूबर दिसंबर, एंड 4% in Jan to March 23. That is clearly showing the growth of GDP dropping quarter on quarter in this coming year, and all reports are saying that GDP of India will not grow more than 8%. It will be sub 8%, 7.5, 7.5 भी हो सकता है। तो ये संक्षिप्त में आज के आरबीआई की पॉलिसी की कुछ जो हमें इफेक्ट होता है, आम आदमी का इफेक्ट होता है, उसके जरिए है। काफी कुछ और भी है, लेकिन ये सारा बैंकिंग रिलेटेड है, जिसका कोई शायद हमारा रेलेवेंस नहीं होगा हमारे दर्शकों के लिए, तो उसके बारे में नहीं बात करेंगे। लेकिन बैंक रेट में कोई फर्क नहीं है, ब्याज का दर वही रहेगा। इन्फ्लेशन जो है अकॉर्डिंग टू आरबीआई 5 पॉइंट समथिंग रहेगा पूरे साल में। थोड़ा सा अप्रैल जून में स्पाइक आएगा, लेकिन आगे चल के कंट्रोल में हो जाएगा, ऐसा आरबीआई मानती है। और पूरे साल का जो इन्फ्लेशन है वो 5.7% रहेगा। और जो तेल के भाव है $100 के आसपास रहेंगे। रिवर्स रेपो में 40% की बढ़ोतरी। तो पहले कमलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको थोड़ा एनालिसिस करें कि क्या सही क्या गलत, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, और फिर हम ब्रॉडर सब्जेक्ट पाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है और ये करती क्या है। कमलेश जी, योर कमेंट्स ऑन टुडेज डिसीजन, देन आई विल आस्क राजकुमार जी टू कमेंट। कमलेश जी। निखिल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और अपने सारे दर्शकों को भी नमस्कार। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसीज के बारे में मैं भी उनको फॉलो करता रहता हूँ, लेकिन निखिल जी जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और इसके दो कारण हैं। ग्लोबल सिनारियो जो है ना अभी, वो एक जैसे कहते हैं ना कि वो सिनारियो में इतनी सारी अनसर्टेनिटी आके खड़ी हुई है कि आने वाले 2-3 महीने कैसे होंगे ग्लोबली वो किसी को पता नहीं है। यूक्रेन रसिया का वॉर जो है, जो आज 40-42 दिन के बाद भी चालू है, और अब अपने को इसकी फिनेंशियल इम्पैक्ट भी दिखने की शुरुआत होगी। तो ये सारे कारणों को देखते हुए मुझे फिलहाल नहीं लग रहा था कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कुछ चेंज करेगी इस पॉलिसी के अंदर। और जहाँ तक आपने इन्फ्लेशन की बात की, तो इन्फ्लेशन के जो टारगेट सही होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, और अगर हम फिनेंशियल ईयर 5 ईयर हम बात करें 2016 से 21 की, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था 4% का ऑन अपर कैप ऑफ 2%, दैट इज 6% ऑन द हायर साइड एंड 2% ऑन द लोअर साइड। और मेरी जानकारी है कि आने वाले 5 साल के लिए ही, यानी फॉर 21 to 26 5 ईयर्स के लिए भी यही रेट को उन्होंने एज अ टारगेट कंटिन्यू किया हुआ है। ये वित्तीय वर्ष जो होगा फिनेंशियल ईयर 2022-23, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए भी ये एक फिनेंशियल ईयर काफी चढ़ाव उतार भरा रहेगा। इन बिटवीन कुछ क्वार्टर्सों में हमें सीपीआई बढ़ता हुआ दिखेगा। सीपीआई बढ़ने के साथ साथ ऑयल के प्राइसेस जिस तरह से जा रहे हैं, तो ऑयल प्राइसेस की अगर सबसे वापस स्पाइक आई तो आने वाले दिनों में हमारे यहाँ ऑयल के प्राइस बढ़ने से वापस प्राइस राइज बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के रेट ऊपर जा सकते हैं। तो आने वाला ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो बहुत चैलेंजिंग है, ऐसा मैं कह सकता हूँ निखिल जी। रिवर्स रेपो रेट के बारे में क्या ख्याल है? 40% की बढ़ोतरी हुई रिवर्स रेपो में, तो क्या लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में? देखिए, रिवर्स रेपो में जब आरबीआई पैसा कलेक्ट करती है ना, रेपो एंड रिवर्स रेपो में फर्क ये है, रेपो में आरबीआई बैंकों को पैसा देती है और रिवर्स रेपो में बैंक आरबीआई को दे रही है। तो इसका एक मतलब ये होगा कि बैंकों के पास अगर लिक्विडिटी होगी और फिलहाल उनके पास
ये लिक्विडिटी जी। डिप्लॉय करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होगा, तो आरबीआई के जी। पास रखने के बाद उनको थोड़े उनके इंटरेस्ट ये 40 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ने से उनको थोड़ा जी। बेनिफिट होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी, तो आपके हिसाब से ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने की जो मूव है वो अच्छा है बैंकों के लिए, और जो बैंक के पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं वो डिप्लॉय करेंगे, और इससे बैंक के बैलेंस शीट में एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। क्या ये हाँ, सही एनालिसिस है? निखिल जी, जी। अगर हम बैंक पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इट्स अ गुड जी। डिसीजन बाय द आरबीआई। जी, ठीक, बढ़िया बात है। राजकुमार जी, योर इनिशियल कमेंट्स ऑन टुडेज decisions of the RBI Monetary Policy Committee, and then we go to the MPC's functioning. या निखिल जी, ये जो आपने बताया कि कई लोग, कई एनालिस्ट वगैरह ये बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या आरबीआई उसमें रेपो रेट या इन सब चीजों को, तो जी। इन मेनली क्या देखना पड़ेगा कि आरबीआई ने जो भी डिसीजंस लेने हैं वो कहीं न कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख के लेती है। इसमें दो राय जी। नहीं कि इंटरेस्ट रेट बात चल रही थी और लोगों को लग रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अच्छे हो गए थे ग्लोबल, इंडिया में, सब जगह। तो लोग को लग रहा था कि प्रोबब्ली वी आर बिहाइंड द कर्व, सारे लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, सारे सेंट्रल बैंक ने। तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं आरबीआई मस्ट फॉलो दिस, और वो यहाँ के भी इन्फ्लेशन या लिक्विडिटी के अनुसार लग रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी बढ़ गए थे। लेकिन कुछ करंट जो 2-3 महीने में जो डेवलपमेंट्स हुए, शायद मेरा मानना है उसके चलते ही आरबीआई ने सोचा होगा कि अभी थोड़ा रुकते हैं और सिचुएशन देख लेते हैं, और शायद ग्लोबल सिनेरियो के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी सबड्यूड हो जाएगा। तो ऐसे में जी। बहुत ज्यादा हरी में, जल्दीबाजी में करने में कोई ये नहीं है, और थोड़ा सा वेट करते हैं इस तरह का। अदरवाइज ये लग रहा था कि आरबीआई को थोड़ा तो कहीं न कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही चाहिए, ये एकदम ऑलमोस्ट कंसेंसस जैसा आ गया था। लेकिन जी। मेन चीज वही है कि जो ग्लोबल सिनेरियो आया, जैसी चीजें आ रही हैं, उससे लग रहा था कि चलो कुछ दिन थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद लेंगे। तो मेन मेरा मानना ये है कि इसको देख करके, एक्टिविटीज को देख करके ही ये डिसीजन लिया गया है, और आरबीआई ने, ऐसा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल सही बोला आपने। मेरे ख्याल से थोड़ा अर्ली होता, अगर आज रेट बढ़ाते तो थोड़ा एक क्वार्टर जल्दी हो जाता। आगे चल के नेक्स्ट 3 महीने में क्या हो रहा है, युद्ध के बारे में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है आने वाले 3 महीनों में। अभी तक हम कुछ आंकड़े देख रहे थे राजकुमार जी, कमलेश जी, की तेल का जो भाव अलग अलग देशों में है वो क्या है। और क्योंकि हम यहाँ पे चिल्लाते हैं बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत बढ़ गया, सही है, बहुत बढ़ गया है, लेकिन दुनिया में क्या स्थिति है, क्योंकि हम दुनिया से अलग नहीं है ना, हम इसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय देशों में क्या हो रहा है, तो हमने यूके का देखा, यूएस का देखा, जर्मनी का, सभी में इतनी बढ़ोतरी आई है, एक्सेप्ट फॉर द यूएस, आई थिंक, जहाँ 92 रुपया प्रति लीटर है, अगर आप उसको गैलन को कन्वर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो अमेरिका छोड़ के आप यूरोप का कोई भी देश देखें तो सभी में हमारे देश से ज्यादा भाव है प्रति लीटर पेट्रोल का। अब ये सीधा एक प्रतीक है कि ये जो दुनिया में जो तेल का भाव है वो किस दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शायद आज जो 110, 112, 120 रुपये जो प्रति लीटर चल रहा है बम्बई में, दिल्ली में, तो ये ज्यादा है, जरूर ज्यादा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं सरकार ने अच्छी तरह से नियंत्रण में रखा है, बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है जितना बढ़ना शायद चाहिए था। अब कितनी देर तक ये रख सकते हैं नियंत्रण, ये देखना जरूरी है। तो इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, जो 5.7% आरबीआई ने एक अनुमान दिया है, जहां अप्रैल जून यानी ये जो क्वार्टर है इसमें 6.3% है, और आगे चल के आरबीआई के हिसाब से थोड़ा गिरेगी, तो एवरेज जो है सालाना वो 5.7% रखा है। कमलेश जी, आपकी कोई राय इसके ऊपर? आई थिंक माई पर्सनल ओपिनियन, आरबीआई थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, यानी सकारात्मक व्यू से देख रही है, और मुझे लगता है पॉजिटिविटी अच्छी है जिंदगी में, लेकिन जब आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं और जब आप कुछ प्रोजेक्शन करते हैं तब थोड़ा कंजर्वेटिव रहना शायद जरूरी था। मुझे नहीं लगता है कि ये इन्फ्लेशन ये रेट पे अड़ा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से तेल के भाव बढ़ रहे हैं और बाकी के जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है, बाकी के भाव, ये सीमेंट है, स्टील है, रिफाइनरी, अपना रिफाइंड ऑयल है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाते पीते हैं, जो इफेक्ट उसके ऊपर आया है,
मेरे ख्याल से अगर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो अगर 6% ज्यादा रहा तो आम आदमी को इफेक्ट होता है। तो ये 5.7%, कमलेश जी, योर कमेंट ऑन दैट, यू थिंक वी विल बी एबल टू कीप इन्फ्लेशन टू दैट लेवल? निखिल जी, मैं बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू योर दिस क्वेश्चन एक करेक्शन करना चाहूँगा। मैंने अभी ये गूगल से कंफर्म किया है, रिवर्स रेपो रेट कोई चेंज नहीं हुआ है, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा नहीं। आई जस्ट रिकन्फर्म ऑन द गूगल, तो रेपो रिवर्स रेपो रेट दोनों सेम रखे हुए। हालांकि देर इज नो चेंज इन एनी काइंड ऑफ अ रेट, तो हम ये करेक्शन कर लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज आल्सो तो सेम। माफ कीजिएगा, मैं कहीं एक वेबसाइट देख रहा हूँ जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आरबीआई रेजेस रिवर्स रेपो रेट बाय 40% बीपीएस टू 3.75%। यानी मैं जो देख रहा हूँ और आप जो बोल रहे हैं इसमें थोड़ा अंतर है, तो शायद हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन ये मेरे सामने है जो मैं पढ़ रहा हूँ और ये काफी रिलायबल है। मैं नाम नहीं लूंगा कौन सी साइट देख रहा हूँ मैं, लेकिन ये काफी रिलायबल है। So anyway, we are open to correction, and by if we can do that by the end of this program, we'll do it. Please continue, sir, on the inflation. Yeah, because I am also referring to one business channel as well. Anyway, ये जरा हम देख लेते हैं डिबेट के बाद। अच्छा, अब आपने जो ये बताया ना, मैं एज अ बैंकर ऐसा सोचता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक ये एमपीसी कमेटी हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उनका क्या होता है कि दे कलेक्ट द इनपुट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। व्हेन आई से वेरियस सोर्सेस, तो आरबीआई के डिपार्टमेंटों के थ्रू तो होता ही है, लेकिन दैट टेक अप फीडबैक फ्रॉम वेरियस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी अलग अलग इंडस्ट्रीज से डेटा कलेक्ट करती है, उनके प्रोजेक्ट्स कलेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन दे फॉर्म अ पॉलिसी और व्हेन दे फॉर्म रेट्स और व्हेन दे फॉर्म द टारगेट्स, तो ये बहुत सारे इनपुट के बेसिस के ऊपर होता है। तो एक अपन कह सकते हैं कि नियर बाय रियलिस्टिक पिक्चर सामने रखने की कोशिश होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे आप और मैं ये डिबेट कर रहे हैं ना, वैसे ही मैं निश्चिंत रूप से ये मानता हूँ कि आरबीआई गवर्नर और द एमपीसी, दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द करंट सिचुएशन कि ये हम टारगेट रख के चलते हैं, हम इस तरह से हमारी पॉलिसी फ्रेम होगी, इस तरह से मार्केट में हम लिक्विडिटी रखेंगे, जरूरत पड़ने पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, बट वी विल ट्राई टू रीच टू दैट लेवल ऑफ द रेट विच वी हैव टारगेटेड। और एज यू सेड करेक्टली कि आज जो युद्ध की स्थिति है, हम में से कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में ये युद्ध और कितना भीषण होगा, उसमें और कोई कंट्री इन्वॉल्व होगी या नहीं होगी। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आरबीआई ने जो रेट सेट किया है ना, तो उसमें मुझे वेरिएशन भी जो लग रहा है ना, जो हो सकता है वो 10% के आसपास हो सकता है। जी, तो यानी आपके हिसाब से अगर 5.8% एस्टिमेट है, तो 10% ऑफ दैट इज 0.5%, यानी या तो 5.7 या 6.2 के बीच में ये एक रेंज आपके हिसाब से रहेगा। तो आई सेंस दैट शायद ये जो बास्केट है सीपीआई का, उसका जो ब्रेकअप है देखना पड़ेगा, यानी जो कॉमन मैन को जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा क्या है, कम क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर हम एक अलग से चर्चा भी करेंगे। राजकुमार जी, योर व्यूज ऑन द इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन एट 5.7% फॉर द ईयर? जी, मेरा मानना है निखिल जी की इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो जरा सा इसका रूट काउज देखा जाए, रूट काउज ये था कि आप देखिए 22-23 में लोगों ने जीडीपी का प्रोजेक्शन चालू किया था 9.5% से, 9.25%, 9%, अभी लोग 7.5% पे आ गए। तो मेन वहां से आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि अगर एक्टिविटी आपकी घटती चली जाती है तो ये सारी चीजों पर असर पड़ेगा। और अगर ये पड़ेगा आज के डेट में, इन्फ्लेशनरी तो है ही ऑयल वगैरह के कारण, लेकिन अगर डिमांड थोड़ा घटता तो इन्फ्लेशन मोर और लेस इसी लेवल में रहने का उम्मीद है। कहना मुश्किल है, बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है कि अगले 2-3 महीने में क्या होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सबड्यूड रहेगा 22-23 में, तो ऑयल प्राइसेज अगर $100 के पास रहता भी है तो इन्फ्लेशन मोर और लेस इसी रेंज में होवर करेगा, ऐसा हम लोग का मानना है। कि मेनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अचानक हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सबड्यूड रहेगा ग्लोबल फैक्टर्स के कारण। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन मोर और लेस इसी रेंज में रहेगा। और ऑयल प्राइसेज अगर $100 के करीब रहता है जो एक्सपेक्टेड है, शायद थोड़ा आपका 5% प्लस माइनस है जो भी,
तो उसके अनुसार ये जीडीपी वगैरह भी 7.5% से ऊपर जाना बहुत मुश्किल रहेगा। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। थोड़ा आरबीआई के गवर्नर का एक स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी में है। शक्तिकांत दास माने जाते हैं, उनके पास भाषा में लैंग्वेज की एक अच्छी कला है। braced to defend the Indian economy. We are not hostage to any rule book. No action is off the table. No action is off the table when the need is to safeguard the Indian economy. The sky may be overcast, but we will use all our energy so that sunlight shine on India's future. It is the faith that steers us through stormy seas, moves mountains, and jumps across the ocean. यानी गवर्नर साहब ने काफी, मेरे ख्याल से इतने शब्दों में कह दिया है कि हम आशा के ऊपर जीवित है, हम आशावादी है, हम सकारात्मक रूप से देख रहे हैं इस इकोनॉमी को। लेकिन 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 अगर मौसम खराब हुआ तो नथिंग इज ऑफ द टेबल। देखिए, ये इसमें बहुत मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण, ये 4-5 लाइन में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है कि हमने बहुत ही पॉजिटिव स्टांस रखा है। लेकिन अगर स्काई इज ओवरकास्ट, बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकल रहा है, हम तो चाहते हैं धूप निकले। अगर धूप नहीं निकलेगा तो हमें जो करना पड़ेगा धूप निकलने के लिए वो करेंगे। तो मुझे ख्याल से he has kept all the doors open, he has kept all the options open by just those few statements, और मेरे ख्याल से जरूरत भी था। तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आरबीआई से। रेट चेंज नहीं किए हैं और इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है काफी कंट्रोल में रखा है। जीडीपी का ग्रोथ म्यूटेड कर दिया है, मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन भी ठीक नहीं है। जब उन्होंने कहा है कि 5.5 और 4% क्वार्टरली, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो ग्रोथ दिख रहा है वो ड्रॉपिंग टू 4% इन द लास्ट क्वार्टर, दैट इटसेल्फ शोज आरबीआई इटसेल्फ इज नॉट, वो अपने आप में इतने तो फुलिशली ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, और मेरे ख्याल से ये ठीक है, अच्छी बात है। कोई कमेंट हो इसके ऊपर तो लास्ट आपसे ले लूंगा, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में 2-4 मिनट बात करें, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड आवर टाइम और रीचिंग आवर टाइम। So quick comment on RBI policy and then you can go on to the MPC, Kamlesh ji, and then Rajkumar. First Kamlesh ji, you. या नहीं निखिल जी, आपने ये जो गवर्नर साहब का स्टेटमेंट पढ़ा बिल्कुल सही। हम वही बात कर रहे थे कि एज ऑफ टुडे इनके पास जो इनपुट्स है वो इनपुट्स के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपने आज के 3 महीने के लिए पॉलिसीज को अनाउंस किया है। लेकिन सब्जेक्ट टू, बिकॉज क्या हो रहा है, द थिंग्स आर चेंजिंग एंड न्यू डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस एवरी डे। So it would be very difficult for anyone, not only the RBI governor, I would say even for the finance minister, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि exactly what would be the number at the end of the year for the GDP और as well as for the interest rate। अब इसके बाद जो आपने बताया इस विषय पे मैं आ रहा हूँ, और मैं अपने दर्शकों को निखिल जी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसके ऊपर 2-3 मिनट जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, ये पॉलिसी जो है ना बनती है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। इस कमेटी की शुरुआत 29 सितंबर 2016 को हुई थी, जब ये पहली बार ये कमेटी गठित हुई और इन्होंने अपने पॉलिसीज मैटर को अनाउंस किया था। एज ऑफ टुडे इस पॉलिसीज के 6 मेंबर है। 6 मेंबर में से 3 मेंबर्स आर फ्रॉम रिजर्व बैंक, वन इज द गवर्नर, वन इज द डिप्यूटी गवर्नर एंड वन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये तीनों एक्स ऑफिशियो मेंबर है। उसके अलावा 3 जो एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए उनकी भी मैं जानकारी दे देता। एक है प्रोफेसर असीमा गोयल, सी इज अ प्रोफेसर फॉर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च से वो जुड़े हैं। दूसरे है प्रोफेसर जयंत वर्मा, ही रिप्रेजेंट द IIM अहमदाबाद, एंड वन इज डॉक्टर शशांक भिड़े, हु इज द सीनियर एडवाइजर फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। तो ये 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हम कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट, वो इस कमेटी में है। दूसरा, इस कमेटी का जो गठन है, जो मैंने ये 6 मेंबर का है, और साल में कम से कम ये कमेटी 4 बार मिलती है। इन केस ऑफ नीड ये मैंने देखा है 5-6 बार भी मिलती है, लेकिन कम से कम 4 बार मिलना होता है। हाँ, ये कमेटी का ये मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अब इसके अलावा जब कोई भी मैटर की डिस्कशन होती है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है। कभी कभी आप देखते हैं 5:1 हो जाता है, कभी यूनानिमस हो जाता है, लेकिन ये पॉलिसीज की अनाउंसमेंट जब होती है तो ये 3 दिन के लिए उनकी मीट होती है एमपीसी की। 3 दिन लगातार मीटिंग के बाद दे कम आउट विद द पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स
इस तरह डिक्लेयर करते हैं। एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पॉलिसी, ये कमेटी क्यों बनाई गई। तो ये कमेटी बनाने के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। जो भी प्राइसेस होते हैं हर चीज़ों के लिए जिसकी अपने इकोनॉमी पे अपने इन्फ्लेशन पर असर होती है, उनको मेंटेन किया जाना, उसके ऊपर नजर रखना। दूसरा उनका है फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जब इकोनॉमी की ग्रोथ की हम बात करते हैं, आप जानते हो कि ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी जुड़ा हुआ रहता है, तो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को ऊपर भी मॉनिटर करना, नजर रखना उनका काम है। देन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पॉलिसी इस तरह से बने विच कैन जनरेट सम मोर एम्प्लॉइज फॉर द इंडस्ट्री। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन द इंटरेस्ट रेट, कि वर्तमान स्थिति को देख के हमारे देश के आज के इंटरेस्ट रेट क्या होने चाहिए, उसके ऊपर वो लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना, दिस आर दी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आई हैव शेयर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। जी, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत संक्षिप्त में और बहुत स्पेसिफिक और बहुत पॉइंटेड आपने डिस्क्रिप्शन दिया एमपीसी का। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। राजकुमार जी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मकसद, जो 3 मेजर टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव जो बताए कमलेश जी ने, आपके हिसाब से क्या एमपीसी, आरबीआई और एमपीसी और बाय एक्सटेंशन आरबीआई, एंड आई नो यू दैट यू आर अ वेरी गुड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ऑल्सो, और थोड़ा राजनीतिक सवाल पूछूंगा आपसे आर्थिक कनेक्शन में, कि क्या आपके हिसाब से आरबीआई एंड देयरफॉर एमपीसी अपने आप एक स्वतंत्र बॉडी है, या कहीं ना कहीं राजनीति का असर, सरकार का असर, और सरकार जो चाहती है क्या ये कमेटी करती है, या ये कमेटी अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से अपना एक व्यू पॉइंट रखती है, अपना निर्णय लेती है, न कि जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से चलती है? आपकी क्या राय है इसके? निखिल जी, ये जैसे अभी राजनीतिक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, जिसमें कहीं दो राय नहीं है। इसको पॉलिटिकल कहना तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जैसा कि कमलेश जी ने बताया कि इसके 3 मेंबर तो अपॉइंटी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो तो सब कुछ वहीं से सब सारी कहानी तो वही हो जाती है कि 3 के 3 हो गया अपॉइंटेड, प्लस आप गवर्नर आप जान ही रहे सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आते, उसमें भी खास करके गवर्नर जब आप जानते हैं कि उर्जित पटेल जैसे लोग, रघुराम राजन जैसे लोग नहीं टिक पाए, लेकिन सत्यदास जी का रहना एक जो ब्यूरोक्रेट है जिनका इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं ये चीज तो क्लियर है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही काम करना रहता है। ऑटोनोमस बॉडी आप बोलते हैं आरबीआई को, लेकिन मेरा मानना है कि वो बहुत ही पार्शियली सही है और फुल्ली सही तो नहीं है। ये कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ये दबाव में नहीं कर सकता, लेकिन वहां से काम कर दो, वहां कहीं न कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और वो पूरे स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा, और उसमें जब भी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में जब भी कंफ्लिक्ट आता है, जब भी आता है, तो आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, और इवेंचुअली वही होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, चाहे वो 1,70,000 करोड़ का डिविडेंड वापस लेने से बात हो, चाहे जो, और आरबीआई गवर्नर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो अंत में उनको, आरबीआई भारत सरकार की है, वो कोई गवर्नर की नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है। तो कहने का मतलब कि उसमें कुछ आप कर नहीं सकते सिवाय इसके, क्या तो आपको रिजाइन करके जाना है या कुछ करना है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अनडाउटेडली, पॉलिटिकल हो या ना हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सब कुछ है, ऐसा मान। बस तो छोटी छोटी चीजों के लिए ठीक है, लिक्विडिटी के लिए आपने कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, आपको मनी सप्लाई थोड़ा कम करना है, थोड़ा ज्यादा करना है, कुछ टिंकरिंग करना है, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आरबीआई को मेजर पॉलिसी ले ले मॉनेटरी एंगल से, जो फिस्कल पॉलिसी को अफेक्ट करता है, तो मैं उस चीज को 100% मानने के लिए तैयार हूँ। और मैं जानता हूँ आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है डिमोनेटाइजेशन, मेरे ख्याल से वो आरबीआई में काफी भेदभाव था, मत में भेदभाव था कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और वहाँ यहाँ पे क्लियरली दिखा कि जो गवर्नमेंट, जो सरकार उस वक्त और इस वक्त भी वही सरकार है, जो सरकार का एक द गवर्नमेंट विल प्रिवेल्ड ओवर द आरबीआई स्टैंड, और उसमें इतने गवर्नर भी बदले गए, 2-3 गवर्नर आए और गए, और ये दिखा हमें उस वक्त। तो मेरे ख्याल से सही है आपकी बात की, जहाँ तक स्वतंत्रता का सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ हद तक हम कह सकते हैं स्वतंत्र है, जहाँ पे
बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, लिक्विडिटी है, एसएफ है, एनडीएफ है, वगैरह वगैरह, बैंकों को चलाने में जो निर्णय लिए जाते हैं, वहां मेरे ख्याल से सरकार शायद ज्यादा कोई दखल नहीं देती है। लेकिन जहां ब्रॉड पॉलिसीज है, लाइक डिमोनेटाइजेशन वगैरह है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार। हाँ हाँ जी, राजकुमार जी बोलिए। एक चीज इसमें बोलना चाहूंगा कि सुब्बा राव जी जब आरबीआई गवर्नर थे सर, तो चिदम्बरम को दोनों में कंफ्लिक्ट काफी बढ़ गया था। तो अंत में आप याद करें, चिदम्बरम को ये बोलना पड़ा था कि प्रोबेबली आई विल हैव टू वॉक अलोन, और ये लाइन बोलना पड़ा था उनको कि हमको आरबीआई का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और फिर जाकर करके उन्होंने ढंग से पॉलिसीज वगैरह, तो वहां कंफ्लिक्ट हुए भी थे। तो अभी वही चीज है कि या तो दो कंफ्लिक्ट को हटाएं, और ये ऑलवेज रहता है निखिल जी, आप जरा सा देखेंगे ना तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में कंफ्लिक्ट ऑलवेज रहता है, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी बनाते समय कोई भी सरकार का पॉलिटिकल एंगल तो होता ही है, क्योंकि उसको इलेक्शन जीतने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आरबीआई का काम है, उसका अपना काम है सप्लाई, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें वो अपने ढंग से करती है माइक्रो लेवल पे। यहाँ पे भारत सरकार है, इसका पॉलिटिकल एंगल रहता है, वो कंफ्लिक्ट हमेशा आता है। अब उसमें कैसे मैनेज किया जाता है, क्या कर सकता है, हाउ बोथ ऑफ देम कैन बी ऑन द सेम पेज, ये चैलेंज हमेशा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी बहुत वाद विवाद हो चुका है, वाद विवाद होते रहेगा। लेकिन जहाँ सोशल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हमारे जैसे एक फेडरल सेमी फेडरल सिस्टम है, जहाँ पे केंद्रीय सरकार के कुछ पावर से केंद्रीय सरकार के पास है, वहाँ पे ये होना ही है। मेरे ख्याल से स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इज मोस्टली ऑन पेपर। आई मे बी साउंडिंग नेगेटिव, लेकिन जो है हकीकत वो है, और इसके बारे में शायद अलग से चर्चा हम करेंगे फिर से। कमलेश जी, इस विषय पे एक वाक्य आपसे लूंगा, फिर आपसे क्लोजिंग कमेंट, because we're running out of time, and then Rajkumar ji closing comment, and then we wind up this story. So your final comment on the independence of the MPC, and then your final comment on today's program, and then we go to Rajkumar ji for his final comment. Kamlesh ji. निखिल जी, जस्ट गिव मी 1 more minute। एक चीज ये बताना था मुझे पहले कि जो पॉलिसीज के डोमेन में क्या क्या चीजें आती है जो वो तय करते हैं। तो एक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलएफ जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएफ है, इंटरेस्ट रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, और 2-4 चीजें हैं जो उनके परव्यू में आती है और डिसाइड करती है। एक चीज थी। अब दूसरी बात, आपने जो और राजकुमार जी ने जो विषय रखा ना, पॉलिटिकली भी अगर इसको देखना है ना, तो देखिए जी, मैं शायद कुछ जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आरबीआई एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, और आप अगर चाइना की बात देख ले, क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, चाइना की जो सेंट्रल बैंक है ना, इट इज नॉट एन ऑटोनोमस बॉडी, इट्स वन ऑफ द डिपार्टमेंट एंड पार्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट चाइना में, जबकि भारत में ये नहीं है। अब राजकुमार जी ने एक बात की ना, उसके वो बात सही है उनकी। देखिए क्या होता है, आरबीआई गवर्नर पॉलिसी फ्रेम करेंगे, रेगुलेशन फ्रेम करेंगे, ऑन व्हाट बेसिस? बेसिस क्या होगा? तो बेसिस सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है, बजट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक चित्र पेश करती है। भारत सरकार किस प्रकार से इकोनॉमिक पॉलिसीज को इवॉल्व करना चाहती है, और वो जब लोकसभा से अप्रूव होकर फाइनेंस बिल अप्रूव होकर बाहर आता है, तो आरबीआई विल हैव टू वर्क ऑन दैट लाइन ना। तो इस हद तक आप ये कहेंगे ना, तो आरबीआई इज देयर। सी, आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, और आरबीआई इज ऑल्सो बैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट को जब फंड चाहिए तो आरबीआई इज इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं ये कहूंगा, दूसरा जहां तक ये कमिटी का सवाल होता है ना निखिल जी, तो कमिटीज का रोल ऑलवेज एक रिकमेंडेशन का रोल है। इवन आप देख लीजिए, पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करें तो कोई एक इश्यू पे आप देखते होंगे कि अपोजिशन पार्टी जेपीसी मांगती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जेपीसी को करना चाहिए। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन करती है और अपना रिपोर्ट वो प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करती है, बट दिस ऑल आर अ रिकमेंडेशन। उनके कमेटी के जो रिपोर्ट और रिकमेंडेशन है वो प्रधानमंत्री के लिए बाध्य नहीं होते कि उन्होंने जो कहा वो प्रधानमंत्री को स्वीकारना पड़ेगा। तो ये जो एमपीसी जो होती है ना, उनका बेसिकली मोर ऑफ द रोड रिकमेंडेशन होता है, और आरबीआई बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द कमिटी उसको इस तरह से रिव्यू करता है। तो ये एक चीज मैंने ये कमेंट पे करना था। और दूसरा जो आपने कहा, फाइनल कमेंट में इतना ही कहूंगा कि जब मैं इंडिया को विज़ लार्ज ग्लोबल इकोनॉमी को जब मैं देखता हूँ ना, यू नेम टॉप G7 के कंट्रीज
या G20 ग्रुप के कंट्रीज ले लीजिए, तो मैं ये कहूँगा कि वर्तमान स्थिति में हमारी स्थिति शायद दूसरे से थोड़ी बेहतर है। और अगर ऐसी पॉजिटिव उम्मीद ना रखता हूँ कि अगर ये यूक्रेन रशिया का वॉर 1-2 हफ्ते के अंदर भी खत्म हो जाए, उसका कोई सॉल्यूशन बाहर आ जाए ना, तो हम जो सब टारगेट लेके चले इस टारगेट को एक हम अचीव कर सकते हैं विथ माइनर मॉडिफिकेशन। जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यही तो मैं कह रहा था कि शायद इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी, द फ्रेज इज मिसलीडिंग, शायद इंटरडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं या एक ऑटोनॉमस बॉडी बट विथ इट्स ओन लिमिटेशंस। ठीक है, वो एक एक चर्चा की बात है। आई एग्री विथ यू कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो मैनेजमेंट है इस सरकार की काफी अच्छी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो हमारे हमारे पड़ोसी के देश के बारे में हमने हेडलाइन में बताया, श्रीलंका में डॉलर का रेट हो गया 300 श्रीलंकन रुपए से ज्यादा। वो अर्थव्यवस्था कैसे हिल गई है, कैसे लड़खड़ा गई है, कैसे गिर गई है, सबको पता है। हम ट्रैक कर रहे हैं मेट्रो मुंबई पे, और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी से उनको कोई सोल्यूशन मिले। राजकुमार जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू एंड देन वी वाइंड अप दिस। जी नहीं, सही बता। मेन इसमें एजम्पशंस की बात है निखिल जी। अपने पड़ोसी देशों के अनुसार अगर पाकिस्तान श्रीलंका बोले तो नेचुरली अच्छा है, लेकिन इसमें जो एक चीज है कि जैसे कि कमलेश जी ने बताया कि 2 वीक में अगर वार खत्म हो जाता है तो फिर सिनेरियो बेटर होगा। इसमें थोड़ा सा मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि शायद अभी ये वार अब 6 महीने तक चलेंगे निखिल। ये वार अब प्रोटेक्टेड हो गया है और ये लो इंटेंसिटी का रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा और ये चलता रहेगा। अभी वो सप्लाई करेंगे, ये रेजिस्ट करेंगे, ये देंगे कि कुछ दिन ऐसा ही थोड़ा सा डाइग्रेशन लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं इकोनॉमी पर असर पड़ने वाला है। ये अगले 6 महीने ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, इसलिए ये डाइग्रेशन नहीं है। और पुतिन के बारे में एक चीज कहा जाता है निखिल जी, द मोर यू पुश इन टू द कॉर्नर the more virulent and more aggressive he becomes। सही बता रहा हूँ। तो वो क्या है ना, वो कभी वो ही नेवर रिट्रीट्स, ही ऑलवेज रीग्रुप। ही वो कहीं न कहीं टाइम लेकर के रीग्रुप करके आएंगे। तो इसमें थोड़ा सा मेरा मानना है कि शायद जब ये प्रोट्रैक्टेड वार हो गया विथ लो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स और ये अभी चलेगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीना 8 महीना अगला जो रहेगा वो कहीं न कहीं जो आरबीआई का कमेंट है कि देयर विल ऑलवेज बी क्लाउड इन द स्काई, ये सब चीजें है, शायद वही सब चीज को रेफर कर रहे हैं वो। क्लाउडी वेदर में ही अभी हमको अगला 6-8 महीना रहना है, उसका असर पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने मेरे ख्याल से एक अच्छा पॉइंट इसके पुतिन के बारे में, और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल के महीने में, सिर्फ अप्रैल के महीने में तेल के भाव की वृद्धि की वजह से रशिया को सिर्फ एक देश को $10.5 बिलियन का एडिशनल मुनाफा हो सकता है। सारी दुनिया खरीद रही है तेल रशिया से, हम सब जानते हैं। फ्रंट डोर से, बैक डोर से, साइड डोर से सब लोग उसके पास जा रहे हैं। सबको चाहिए उनका तेल, सबको चाहिए उनका गैस। और अगर रशिया को मुनाफा होता है, पैसा आता है, तो अम्यूनिशन मिलता है वॉर के लिए। जब आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हो तो वॉर कब बंद होता है? जब उस देश को पैसे की तकलीफ होती है। लेकिन जब वो तकलीफ नहीं होती है और मुनाफा होते रहता है तो फिर वॉर खत्म होने की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि उस देश के पास फिर लड़ने के लिए औजार मिलते हैं, लड़ने के लिए ताकत मिलती है। लेकिन ये सारी बातें हैं जो हम आगे चल के कुछ दिनों में क्या होता है पता चलेगा। हम तो प्रार्थना यही करेंगे कि दुनिया में शांति हो, अमन हो और सारी अर्थव्यवस्था फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, राजकुमार जी। अच्छा विश्लेषण हुआ आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस पे और एमपीसी क्या होता है। हम फिर मिलेंगे सोमवार सुबह, आज शुक्रवार है राजकुमार जी, तो मंडे मॉर्निंग 10:30 वी विल मीट अगेन। दर्शकों, कमलेश जी धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। हम फिर से आपको स्वागत करेंगे इस प्रोग्राम में। दर्शकों को बता दूं कि 4 बजे आज सेकंड किस्त इंस्टॉलमेंट, दूसरा किस्त आएगा इस प्रोग्राम का, मेट्रो मनी का, जहां हम आज के शेयर बाजार के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो 4 बजे फिर से जुड़िएगा। कोई आपकी सुझाव, कोई टिप्पणी, कुछ कहना चाहते हैं तो metromani@metromumbailive.com में ईमेल करिए। कोई तकलीफ हो, कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो जिसमें हमारी मदद चाहते हैं तो helpdesk@metromumbailive.com में ईमेल करिए, हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे। तो फिर से मिलते हैं 4 बजे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों और विश्लेषण का सिलसिला जारी रहेगा मेट्रो मुंबई पे। तो जुड़े रहिएगा मेट्रो मुंबई के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।